नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से संबंधित है। चैप्टर थर्ड में हम लोग सेक्शन 19 से लेकर 31 तक पढ़ रहे थे, जिसमें सेक्शन 27 तक हमारा हो चुका है और आज का जो हमारा सेक्शन है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, करारों का रजिस्ट्रीकरण। जहाँ की प्रतिकर के रूप में संदेह कोई एकमुश्त राशि की रकम करार द्वारा चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा तय हो गई है, या जहाँ की कोई प्रतिकर इसी प्रकार तय हो गया है कि वह किसी स्त्री को या विधिक नियोक्ता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेह है, वहाँ उसका एक ज्ञापन नियोजक द्वारा आयुक्त को भेजा जाएगा, जो उसके असली होने के विषय में अपना समाधान हो जाने पर ज्ञापन को रजिस्टर में विहित रूप में अभिलिखित करेगा। परंतु ऐसा कोई ज्ञापन आयुक्त द्वारा संबंध पक्षकारों को सूचना के संसूचित किए जाने के पश्चात 7 दिन से पहले अभिलिखित नहीं किया जाएगा। आयुक्त किसी भी समय रजिस्टर को परिशुद्ध कर सकेगा, जहाँ की आयुक्त को प्रतीत हो कि किसी एकमुश्त राशि के संदाय के बारे में कोई करार, वह चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर हो या अन्यथा हो, या किसी स्त्री को या विधि नियोक्ता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेह प्रतिकर की रकम के बारे में कोई करार, राशि या रकम की अपर्याप्तता के कारण या कपट या असम्यक असर या अन्य अनुचित साधनों द्वारा उस करार के अभिप्राप्ति किए जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ वह करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इनकार कर सकेगा और ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत करार के अधीन पहले दी गई किसी राशि के बारे में कोई आदेश आता है कर सकेगा, जैसा वह परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे। प्रतिकर के संदाय के लिए जो करार उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में या किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तनीय होगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 29। प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा अधिनिर्णित करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने वाला आदेश, धारा 4 क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णित करने वाला आदेश, या अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इनकार करने वाला आदेश, मृत कर्मकार के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबंध करने वाला आदेश, या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है अनुज्ञात करने वाला आदेश, या धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अनुज्ञात करने वाला आदेश, करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबंध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा। ऐसे सभी आदेश उच्च न्यायालय में अपील किए जा सकेंगे। इसके नीचे एक परंतु दिया गया है, जिसके अनुसार जब तक कि अपील में सारवान विधि प्रश्न अंतर्वलित न हो और खंड ख में यथा निर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम 300 रुपये से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। इस रकम को अब बढ़ाकर 10,000 तक कर दिया गया है, जो कि पहले 300 रुपये थी, अब 10,000 रुपये है। परंतु यह और कि
किसी ऐसे मामले में जिसमें पक्षकारों ने आयुक्त के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई अपील नहीं होगी। परंतु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा किया गया इस भाव का प्रमाण पत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेह है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खंड क के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी। इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमा काल 60 दिन का होगा। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उपबंध इस धारा के अपील के ऊपर भी उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार सेक्शन 5 में अन्य उपबंधों के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 31 रिकवरी वसूली। इस धारा के अनुसार आयुक्त किसी ऐसी रकम को जो प्रतिकर के संदाय के किसी करार के अधीन या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेह हो भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा और आयुक्त राजस्व वसूली अधिनियम 1890 की धारा 5 के अंदर लोक अधिकारी समझा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर अध्याय आता है वह है चैप्टर 4 जिसकी हेडिंग है रूल्स नियम। इस अध्याय में सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 36 तक दिए गए हैं जो निम्नानुसार है। सबसे पहले आता है सेक्शन 32 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। क्लॉज 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात ए उन अंतरालों और शर्तों को विहित करना जिन पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा सकेगा यदि उसके साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र न हो। बी उन अंतरालों और शर्तों को विहित करना जिन पर कोई कर्मकार चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा। क्लॉज सी वह प्रक्रिया विहित करना जिसका अनुसरण इस अधिनियम के अधीन मामलों को निपटाने में आयुक्त द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा किया जाना है। डी एक आयुक्त से दूसरे को विषय और मामलों के अंतरण को और ऐसे मामलों में धन के अंतरण को विनियमित करना। ई वह रीति विहित करना जिनमें आयुक्त के पास के धन को किसी मृत कर्मकार के आश्रितों के फायदे के लिए विनिहित किया जा सकेगा और इस प्रकार विनिहित धन एक आयुक्त से किसी अन्य आयुक्त को अंतरित करना। एफ आयुक्तों के समक्ष की कार्रवाइयों में ऐसे पक्षकारों का प्रतिनिधित्व जो अप्राप्तव्य है या हाजिर होने में असमर्थ है। नेक्स्ट वह प्रारूप और रीति विहित करना जिसमें करारों के ज्ञापन उपस्थित किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे। अर्धमासिक संदायों के पुनर्विलोकन के आवेदनों पर विनिश्चय होने तक उन संदायों का आयुक्त द्वारा पूर्णतः या भागतः विधारित रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन की कार्रवाइयों में जो खर्चे अनुज्ञात किए जा सकेंगे उनका मापमान विनियमित करना। अर्धमासिक संदायों के पुनर्विलोकन के आवेदनों पर विनिश्चय होने तक उन संदायों का आयुक्त द्वारा पूर्णतः या भागतः विधारित रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन की कार्रवाइयों में जो खर्चे अनुज्ञात किए जा सकेंगे उसके मापमान विनियमित करना। इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के समक्ष की कार्रवाइयों के संबंध में देय फीसों की रकम विहित और अवधारित करना। आयुक्त द्वारा अपने समक्ष की कार्रवाइयों के रजिस्टर और अभिलेख का रखा जाना।
उन नियोजकों के वर्ग जो धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन सूचना पुस्तकें रखेंगे और ऐसी सूचना पुस्तकों के प्रारूप विहित करना। नियोजकों के द्वारा धारा 10 क के अधीन निवेदित किए जाने वाले विवरण का प्रारूप विहित करना। उन मामलों को विहित करना जिसमें धारा 10 ख में निर्दिष्ट रिपोर्ट आयुक्त से भिन्न प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी। इस अधिनियम की संक्षिप्तियां विहित करना और ऐसी संक्षिप्तियों को अंतर्विष्ट करने वाली सूचनाएं संप्रदर्शित करने की नियोजकों से अपेक्षा करना। वह रीति विहित करना जिसमें उपजीविका जन्य रोगों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए रोगों का निदान किया जा सकेगा। वह रीति विहित करना जिसमें रोगों को इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रमाणित किया जा सकेगा। और वह रीति विहित करना जिसमें और वे मानक जिसके अनुसार असामर्थ्य का निर्धारण किया जा सकेगा। इन सभी मामलों में राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह अपने अपने राज्य में नियम बना सकेंगे। क्लॉज 3 बात करता है कि इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सेक्शन 34 बात करता है नियमों के प्रकाशन के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। धारा 32 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाएं। क्लॉज 2 बताता है कि साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 23 के खंड 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख जिसके पश्चात उन नियमों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा जो धारा 32 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हो, उस तारीख से 3 मास से कम की न होगी जिसको प्रस्तावित नियमों का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था। क्लॉज 3 इस प्रकार बनाए गए नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर ऐसा प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35 जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।